जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा नाम है जिसके बारे में शायद आज भारत में सबसे ज्यादा बहस होती है। तो आज हम इसी को समझेंगे कि आखिर उनकी विरासत पर इतना विवाद क्यों है और इसके पीछे के तर्क क्या हैं। तो चलिए इसी दिलचस्प विचार से शुरू करते हैं कि नेहरू एक पॉलिटिकल घोस्ट बन गए हैं। मतलब आज कोई भी समस्या हो, जिम्मेदार उन्हीं को ठहरा दिया जाता है, जैसा कि इस मजाकिया कोट में भी कहा गया है। तो इस पूरी बहस को आसान बनाने के लिए हम इसको कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले देखेंगे कि नेहरू पर आरोप क्या क्या लगते हैं, फिर उन आरोपों के जवाब क्या दिए जाते हैं। हम उनकी राष्ट्र निर्माता वाली विरासत, सेक्युलरिज्म पर जो बहस है, और हाँ, आखिर में उनकी कुछ कमियों पर भी एक नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस ब्लेम गेम से। आजकल की राजनीति में ये एक ट्रेंड सा बन गया ना, कुछ भी गलत हो, गलती किसकी? नेहरू की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आरोप हैं क्या? तो चलिए एक एक करके उन सबसे बड़े इल्जामों को देखते हैं जो नेहरू पर लगाए जाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा इल्जाम, भारत का विभाजन और कश्मीर का वो मुद्दा जो आज तक नहीं सुलझा है। तो दावा क्या है? दावा ये है कि नेहरू ने सिर्फ कुर्सी के लिए देश का बंटवारा होने दिया। लेकिन इसके जवाब में कहा जाता है कि भाई, कहानी इतनी सीधी सादी नहीं है। इसमें जिन्ना का रोल और 200 साल की ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को कोई कैसे भूल सकता है। फिर आता है दूसरा बड़ा आरोप कि नेहरू कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में क्यों ले गए। यहाँ पर ना एक बड़ा दिलचस्प तथ्य सामने आता है, वो ये कि इस फैसले को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी सपोर्ट किया था। वही मुखर्जी जो उस वक्त कैबिनेट में थे और नेहरू के बड़े आलोचक भी थे। और हाँ, ये दलील तो हमेशा सुनने को मिलती है कि अगर सरदार पटेल पीएम होते तो कश्मीर का मुद्दा ही नहीं होता। लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य है वो ये बताता है कि आर्टिकल 370 का ड्राफ्ट खुद सरदार पटेल ने तैयार किया था और उस वक्त नेहरू वहां मौजूद भी नहीं थे। अब ये बात इस पूरी बहस को एक नया ही मोड़ दे देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी की तरफ। यहाँ दूसरा बड़ा आरोप ये है कि नेहरू की समाजवादी नीतियां एक ब्लंडर थीं, एक ऐसी भूल जिसने भारत की ग्रोथ को रोक दिया। क्या सच में? इस आरोप को आगे समझने से पहले ना एक पल के लिए 1947 के भारत की तस्वीर को सोचना जरूरी है। सोचिए, 200 साल की गुलामी के बाद देश की हालत क्या थी? गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा। ऐसी जमीन पर एक नए देश की नींव रखनी थी। तो जब ये कहा जाता है कि नेहरू ने प्राइवेट सेक्टर के बजाय पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया, तो इसका जवाबी तर्क ये है कि ये सिर्फ एक विचारधारा का चुनाव नहीं था, ये उस वक्त की जरूरत थी। देश के पास औद्योगिकरण के लिए पैसा ही नहीं था। ऐसे में सरकार को ही आगे आना पड़ा। ठीक है, तो आरोपों और उनके जवाबों के बाद अब बात करते हैं नेहरू की उस विरासत की जिसे राष्ट्र निर्माण कहा जाता है। मतलब आखिर उन्होंने भारत को दिया क्या? इसका सबसे बड़ा सबूत वो संस्थान जिनकी नींव नेहरू ने रखी। IITs, IIMs, एम्स, बार्क, ये नाम आज भी भारत की तरक्की की रीढ़ माने जाते हैं। और बात सिर्फ विज्ञान तक ही नहीं रुकी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से लेके भेल जैसे बड़े औद्योगिक प्लांट तक, ये एक ऐसे भारत का सपना था जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। होमी जहांगीर भाभा ने उनके बारे में क्या खूब कहा था कि नेहरू में एक असली वैज्ञानिक के सारे गुण थे। इससे उनकी सोच का पता चलता है। मकसद सिर्फ इमारतें बनाना नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक संस्कृति बनाना था जहां लोग सीखें और सिखाएं। अब आते हैं इस बहस के सबसे मूल मुद्दे पर, एक ऐसा सवाल जो आज भी जिंदा है। भारत की असली पहचान क्या होनी चाहिए? एक धर्मनिरपेक्ष देश या एक हिंदू राष्ट्र? देखिए, जब नेहरू पर यह आरोप लगता है कि वो पश्चिमीकृत थे, कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को नजरअंदाज किया, तो इसका दूसरा मतलब ये निकाला जाता है कि वो एक हिंदू भारत नहीं चाहते थे। यहाँ पर दो अलग अलग विचारों की टक्कर साफ दिखती है। और इस बहस में संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की ये चेतावनी बहुत मायने रखती है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर हिंदू राज सच्चाई बन गया तो ये देश के लिए सबसे बड़ी आफत होगी। इस सोच का एक अहम उदाहरण है हिंदू कोड बिल। इन बिलों ने हिंदू महिलाओं को पहली बार संपत्ति और तलाक के अधिकार दिए। इस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा, पर इसके समर्थकों का कहना है कि ये असल में हिंदू समाज के अंदर एक बहुत बड़ा सुधार था। लेकिन क्या नेहरू की विरासत में सब कुछ अच्छा ही था? कोई खामियां नहीं थी? एक संतुलित तस्वीर के लिए उनकी आलोचनाओं और उनकी गलतियों को देखना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि 1959 में केरल की चुनी हुई वामपंथी सरकार को बर्खास्त करना, या फिर 1962 में चीन के साथ युद्ध में स्थिति को गलत आंकना। ये उनकी बड़ी राजनीतिक विफलताएं मानी जाती हैं। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बीच एक और तस्वीर सामने आती है जो हैरान करती है। नेहरू के निधन पर उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा वो सुनिए। उन्होंने नेहरू को भारत माता का सबसे लाडला राजकुमार कहा। तो आखिर में बात ये निकल कर आती है कि नेहरू पर जो बहस है वो सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है। ये असल में दो अलग अलग दृष्टिकोणों की लड़ाई है, दो अलग अलग रास्ते हैं भारत के भविष्य के लिए, और नेहरू उस लड़ाई का एक प्रतीक बन गए हैं। और ये हमें इस एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हमारे अतीत के किरदारों पर लड़ी जा रही हैं। ये सोचने वाली बात है।